धनुष ने अपनी आंखें घुमाई और उपहास करते हुए कहा, ये जिन परिवार कौन है? मैंने तो उनके बारे में कभी नहीं सुना। ठीक है, अब और बकवास नहीं। मैं तुम्हारी नन्ही जान बख्श सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जयदेव सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और एक बिगड़ैल शहजादे की तरह फिजूल खर्ची भरा जीवन जी रहा था। आज तक वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाता आ रहा था, फिर वो इस तरह के अपमान को कैसे स्वीकार कर सकता है? वो गुस्से में चिल्लाया, एक दिखावटी चुभन की तरह काम करना बंद करो। तुमने मेरे संप्रदाय के जस्टिस हॉल के मास्टर को मार डाला है। यदि तुम पर्याप्त मुआवजा नहीं दे सकते हो तो ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धनुष ने कहा। धनुष ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक बेवकूफ हो। फिर अचानक ही धनुष ने अपनी कलाई को हिलाया और अगले ही पल धनुष के ब्लड गजलर डैगर ने तुरंत जयदेव की पूरी बाईं बांह काट दी। उसके चिल्लाने के बीच धनुष ने फिर अखिलेश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अब तुम मुझे बताओ, यहाँ स्ट्रेंज डोर वंश के इतने सारे लोग क्यों हैं और उनका उद्देश्य क्या है? अखिलेश जयदेव को बड़ी भयपूर्ण दृष्टि से देख रहा था। उसकी बांह काट दी गई थी। फिर अखिलेश ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, वो लोग तेजस्वी वादी द्वारा छोड़े गए एक अमर खजाने की वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके मरने के बाद वो एक अमर निधि को यहाँ छोड़कर गया था। वादी द्वारा छोड़ी गई एक अमर निधि जो वो अपनी मृत्यु के बाद छोड़ गया था। धनुष मन ही मन बुदबुदाया। धनुष ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, ये तेजस्वी वादी कौन है? मुझे नहीं पता, मेरे मास्टर ने मुझे नहीं बताया। अखिलेश ने सर हिलाया। वो मुझे यहाँ लेकर आई और उन्होंने मुझे शिकारगाह में रुकने के लिए कहा था। तुम्हारी मास्टर, वो कौन है? धनुष ने एक बार फिर पूछा। मैं इसके बारे में भी नहीं जानता। अखिलेश ने फिर से सर हिलाया। स्ट्रेंज डोर वंश में केवल वरिष्ठ लोग ही इस अमर निधि के सटीक स्थान को जानते हैं, इसलिए बहुत सारे सीनियर्स वहां गए हैं, लेकिन हमें यहीं रहना है। धनुष सोच में पड़ गया था। यह तथ्य अमर निधि से संबंधित था, इसलिए अखिलेश जैसी पहचान वाले किसी व्यक्ति के लिए इसके बारे में नहीं जानना सामान्य था। यह असामान्य होता अगर अखिलेश की मास्टर ने उसे इस बारे में बताया होता। उसके बाद धनुष की नजर जयदेव पर पड़ी और धनुष ने उससे कहा, मुझे इस अमर निधि का स्थान बताओ। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं। बोलोगे तो तुम जीवित रहोगे और मुंह बंद रखोगे तो मारे जाओगे। अभी तक जयदेव सचमुच बहुत डर गया था। उसने सोचा था कि कुछ समय पहले धनुष झांसा दे रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोच रहा था। जयदेव समझ चुका था कि धनुष एक निर्दयी स्वभाव का व्यक्ति है और जयदेव अभी मरना नहीं चाहता था। वो जवान था, उसके पास बेशुमार दौलत थी और वो भविष्य में अपने संप्रदाय के मास्टर का पद भी प्राप्त करना चाहता था। अगर वो अभी मर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उसके संप्रदाय के बहुत सारे विशेषज्ञ अमर निधि के स्थान पर गए हुए हैं। अगर वो धनुष को उनका पता बता भी दे तो भी जब धनुष वहां जाएगा तो मारा जाएगा। जयदेव मन ही मन यही सोच रहा था और फिर उसने धनुष को अमर निधि के बारे में बताने का फैसला कर लिया। मैं बताता हूं, ये लॉन्ग खाड़ी में है, जयदेव ने कहा। लॉन्ग खाड़ी? धनुष अवाक रह गया। धनुष को याद आया कि वो कुछ समय पहले जिस खाड़ी में गया था उसे लॉन्ग खाड़ी ही तो कहा जाता है, लेकिन वहां उसने स्ट्रेंज डोर्स के किसी भी आदमी का सामना कैसे नहीं किया। इसके अलावा नापाक संगा का निवास भी तो उसी खाड़ी क्षेत्र में था। अगर वे लोग स्ट्रेंज डोर्स से हैं और लॉन्ग खाड़ी में प्रवेश करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग नापाक संगा के पास ही जा रहे हैं। वर्तमान समय में लॉन्ग खाड़ी में नापाक संगा की आंखें लाल थीं और वो अपने लंबे बेंत के चाकू को उग्र रूप से लहरा रहा था। स्ट्रेंज डोर्स के दर्जनों लोगों ने उसे घेर कर उस पर हमला कर दिया था। उनके अनगिनत छिपे हुए हथियारों ने बारी बारी से उस पर हमला किया था। तभी एक आवाज सुनाई दी और फिर अनगिनत छिपे हुए हथियार आग की लपटों से घिरे हुए नापाक संगा पर टूट पड़े और एक पल में नापाक संगा को चारों ओर से घेर लिया गया। हालांकि रेजिंग फ्लेम ताबीज ने उसके लिए केवल एक मामूली खतरा पैदा किया था, फिर भी उसके शरीर को आग की लपटों के समुद्र से बाहर निकालने के लिए विभिन्न छिपे हुए हथियारों से मारा गया था। कमबख्त! नापाक संगा के मुंह से तेज आवाज निकली। नापाक संगा ने अपनी कमर थपथपाई और तभी उसके दोनों रक्त पिपासु राक्षस बाहर निकले और लपटों की दो गांठों में बदलते हुए दुश्मनों की ओर बढ़ गए। हालांकि इस समय
8 अस्थिर और कमजोर दिखने वाले बूढ़े, जिनमें से सड़ने जैसी गंध आ रही थी, वो बिजली की तेजी से दौड़े और उन्होंने एक ही समय पर एक बड़ा जाल फेंका। कुशल समन्वय के साथ वो जाल डाला और खोला गया। अद्भुत गति और कदम चाल के साथ दोनों रक्त पिपासु राक्षसों की धधकती ज्वाला बुझ गई। दोनों रक्त पिपासु राक्षसों के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कफन के जाल से बच नहीं सके। यहाँ तक कि उनके फौलाद जैसे शरीर को भी काट दिया गया, जिससे उनके शरीर खून में लथपथ हो गए। कमीनो, धिक्कार है तुम पर! नापाक संगा जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे का रंग बहुत बदल गया था और उसकी आकृति तुरंत 8 बूढ़ों के सामने आ गई और फिर नापाक संगा ने उनकी ओर अपनी लंबी बेंत की तलवार से प्रहार किया। कवच! 8 बूढ़ों की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसी समय वे जप करते हुए एक साथ इकट्ठे हो गए। एक ही शब्द का एक ही समय पर जप करने के बाद 4 आदमी आगे और 4 पीछे की ओर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी कमर से एक अजीब सी ढाल निकाली और पलक झपकते ही उसे 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी बड़ी ढाल में बदल दिया और इसी के साथ नापाक संगा की बड़ी बेंत की तलवार के भारी वार को रोक दिया गया। बूम! तभी उन 8 बूढ़ों के शरीर से खून बहने लगा और उनके शरीर एक ही समय पर पीछे की ओर उड़ गए, जबकि नापाक संगा की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार को हटा दिया। उसके मुंह से दबी हुई आवाज निकल रही थी, फिर भी वो चुप रहा और अपने गले से निकले खून को निगलने लगा। ये एक जादुई उपकरण होना चाहिए। तुम स्ट्रेंज डोर्स के कमीनों के पास जादुई हथियार कैसे हो सकता है? नापाक संगा गुस्से में दहाड़ा। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, क्योंकि यहाँ एकत्र हुए 48 लोगों में से आधे से अधिक लोग पहले ही उससे लड़ने के लिए अपने 3 जादुई हथियारों का उपयोग कर चुके थे। ज़ॉम्बी बिजली की तेजी से उड़ते हुए चंद सांसों में ही सबके सामने आ गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम कभी भी उस अमर निधि को अपने पास नहीं रख पाओगे नापाक संगा। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा दिन आएगा, क्योंकि उन 2 शैतानों ने 60 साल पहले ही इस अमर निधि की जानकारी को चुरा लिया था। हालांकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम्हारा जीवन धनुष के नियंत्रण में था और फिर भी तुमने उसे इस अमर निधि के बारे में नहीं बताया। ऐसा क्यों? ज़ॉम्बी ने ऊंची और साफ आवाज में कहा। बकवास बंद करो! नापाक संगा गुस्से में चिल्लाया। मैंने धनुष को नहीं बताया क्योंकि मेरे अपने कारण हैं। वो अब मेरे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर मैं इस अमर निधि के प्रवेश द्वार को खोल देता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उसकी चाल नहीं तोड़ पाऊंगा। ज़ॉम्बी, हमारे बीच के सौदे को मत भूलना। जो कोई भी इस अमर निधि पर अपनी दृष्टि डालने का साहस करता है तो तुम्हें इसकी रक्षा के लिए मेरा सहयोग करना होगा। मैं उसके बारे में नहीं भूला हूं, लेकिन वो जल्द से मरने वाली बुढ़िया दादी शिप्रा अभी तक प्रकट नहीं हुई है। अब ये मत कहना कि वो यहाँ रास्ते में मर गई है। ज़ॉम्बी ने कहा। वो तुम हो जो मरने वाले हो। इस बूढ़ी औरत के मरने की संभावना नहीं है। एक महिला की तेज आवाज आई। एक महिला जो 20 साल की लग रही थी, वो एक गुलाबी बादल पर उड़ती हुई आई थी। नापाक संगा की आत्मा जोर से हंसते हुए उठी। हम तीनों आखिरकार एक साथ हो गए। मैं वास्तव में नहीं जानता कि स्ट्रेंज डोर्स के इन कमबख्त कमीनों को हमारी अमर निधि पर अपनी आंखें डालने का साहस किसने दिया। मुझसे ये मत कहना कि ये वही 2 कमीने हैं जिन्होंने अतीत में अमर निधि का नक्शा चुराया था। हाँ, वो हम ही थे। एक आकाशवाणी सुनाई दी, जो कि मानो शून्य से आ रही हो। तभी उड़ने वाली तलवारों पर सवार होकर 2 बूढ़े आए। एक बूढ़े आदमी के पीछे एक अमर रूप की आभा थी। वो पलक झपकते ही दादी शिप्रा के पीछे चला गया। उन्होंने स्ट्रेंज डोर्स के 48 लोगों को प्रसन्न भाव से देखा और तुरंत अपनी दृष्टि नापाक संगा के 3 लोगों के समूह पर घुमा ली। अच्छा, हमें एक दूसरे को देखे हुए 60 साल हो गए हैं, है ना? क्या आप सभी ने हमें याद किया? एक बूढ़े आदमी ने गर्म मुस्कान के साथ कहा। उसका बायां हाथ टूट गया था, जबकि उसके दाहिने हाथ में एक छोटा हरा सांप था जो उसे घेरे हुए था। इन 2 बूढ़ों को देखने के बाद नापाक संगा गुस्से में चिल्लाया, जिन सतूप, जिन सिजलू, तुम 2 कमबख्त, तुम अभी तक मरे नहीं। उधर शिकार के मैदान में ब्लड गजलर डैगर को पकड़े हुए धनुष ने एक ठंडी नजर से जयदेव को देखा। फिर भी उसके दिमाग में जो चल रहा था
वो नापाक संगा की जड़ी बूटियों से बनी गुफा थी, जहां सोल ट्रैंक्विलाइजर और एक अजगर की आंख इसकी छत पर जड़े हुए थे। मुझे लगता है यहीं पर अमर निधि स्थित है। यदि सचमुच वही अमर निधि है, तो उस नापाक संगा ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वो इसके बारे में जानता था और फिर भी उसने जानबूझकर मुझसे छुपाया? धनुष ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद धनुष ने धीरे से कहा, अखिलेश और जयदेव, यही तुम्हारे नाम है ना? तुम दोनों कूड़ेदान के अलावा और कुछ नहीं हो। इस तरह के लोगों से मुझे नफरत है। मैं धनुष धवंस हमेशा अच्छे लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करता हूं, लेकिन बुरे लोगों के साथ धोखा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो तुम दोनों याद करो और अपने अगले जीवन में अच्छे लोग जरूर बनना। ब्लड गजलर डैगर बिजली की तरह निकला और आसानी से दोनों के सिर को काट दिया और फिर धनुष के हाथ में लौट आया। एक क्षण बाद धनुष संदीप के साथ वहां से चला गया। पहाड़ की तलहटी में बल्ली चिंतित और बेचैन दिख रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह धनुष जीवित वापस आ जाए। उसका धनुष के साथ एक व्यापारिक सौदा था। वो नहीं चाहता था कि धनुष के साथ उसकी जगह पर कोई दुर्घटना हो। अगर ऐसा होता है तो वो नरेंद्र यादव को क्या मुंह दिखाएगा? बल्ली की अभिव्यक्ति को देखकर अंदर ही अंदर आह भरने के बाद गंजोर ने धीमी आवाज में कहा, बल्ली भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हें अभी जाना होगा। अगर धनुष पहाड़ में मारा जाता है और दूसरा पक्ष जीवित रहता है, तो मुझे डर है कि वो भी उनके व्यक्तित्व को देखते हुए तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। तुम नहीं जानते कि ये लोग कितने भयानक हैं। बल्ली एक पल के लिए मौन हो गया और उसकी आंखों में एक दृढ़ दृष्टि दिखाई दी। उसने अपना सर हिलाया और कहा, मेरे पूर्व बॉस ने उसे मुझसे मिलवाया है। भले ही मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, मुझे परिणाम देखने तक इंतजार करना चाहिए। यदि वो मर गया तो मैं उसका शव उठा लूंगा, और यदि वो जीवित रहेगा तो मैं उसके साथ उत्सव मनाऊंगा। तुम पहले की तरह ही जिद्दी हो। गंजोर ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ। तुम रहना चाहते हो तो रहो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। जब तक तुम धनुष के शरीर को यहां नहीं ले आते, मैं यहीं रहूंगा। अंदर से बल्ली ने और अधिक मायूस महसूस किया था, लेकिन उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उसके चेहरे की उदासी खुशी में बदल गई, क्योंकि उसकी आंखें 3 आदमियों को पहाड़ के रास्ते से नीचे आते हुए देख रही थीं। क्या धनुष नापाक संगा को बचाने जाएगा? क्या थी अमर निधि? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।